जब श्रीकांत बोला का जन्म हुआ तब उनके पिता बहुत खुश थे। बाद में जब पता चला कि बच्चा नेत्रहीन है तो आसपास के जो लोग होते हैं उन्होंने सलाह दी कि इसे मार डालो, लेकिन घर वालों ने ऐसा नहीं किया। बच्चे को पढ़ाया लिखाया। श्रीकांत प्रतिभाशाली थे। जब 10वीं के बाद विज्ञान पढ़ने को नहीं मिली तो एजुकेशन सिस्टम को अदालत में लाकर खड़ा कर दिया। तगड़े नंबर से पास हुए, केस भी जीता, वो बात अलग। फिर जब आईआईटी ने नेत्रहीन होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया तो इनका साफ साफ कहना था, अगर आईआईटी को मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी आईआईटी की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर अमेरिका का रुख किया, एमआईटी में पढ़ने लगे। कुछ साल बाद इंडिया लौटे। इरादा किया कि जो खुद सहा था वो अब किसी और के साथ नहीं होने देना है। यही सोचकर बोलांट इंडस्ट्रीज़ खड़ी की, वो स्टार्टअप जिसके पहले इन्वेस्टर खुद एपीजे अब्दुल कलाम थे। श्रीकांत बोला कि इसी इंस्पिरेशनल कहानी पर तुषार हीरानंदानी ने श्रीकांत नाम की फिल्म बनाई है। श्रीकांत के रोल में राजकुमार राव हैं। उनके अलावा फिल्म में ज्योतिका, शरद केलकर और अलाया एफ ने भी अहम किरदार निभाए हैं। दिसंबर 2023 में सैम बहादुर रिलीज़ हुई थी। उसमें और श्रीकांत में बहुत सारी बातें कॉमन हैं। दोनों लार्जर देन लाइफ किस्म के लोगों पर बनी थी। दोनों में लीड एक्टर्स ने बढ़िया काम किया, दमदार सॉलिड परफॉर्मेंस। लेकिन ये दोनों ही फिल्में अपने नायक और अपने एक्टर के साथ न्याय नहीं कर पाई। श्रीकांत की कहानी बहुत बड़ी है। मेकर्स ने 2 घंटे 14 मिनट में सब कुछ समेट लेने की कोशिश की। उस वजह से बस छूकर दौड़ने वाला काम हुआ है। फिल्म के अधिकांश सीन बहुत सतही और सरफेस लेवल है। कुछ डायलॉग बस इसलिए लिखे गए क्योंकि उन्हें पन्नों पे लिखना था, बस पन्नों को भरना था। वो रोज़मर्रा की हाई हेलो में भी डिटेलिंग गायब थी। ऐसा लग रहा था कि किरदार बोल रहे हैं, बातें नहीं कर रहे। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। स्कूल की कोई भी क्लास होती है ना, उसकी पहचान 2 टाइप के बच्चों से होती है, फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर। इन्हीं दोनों का कंपैरिजन और ये सब चलता रहता है। ये दोनों टाइप के बच्चे ही रिस्क लेते हैं। एक तो फ्रंट बेंचर तो टीचर के एकदम सामने बैठने का, और बैक बेंचर अपनी दुनिया अलग बसाने का रिस्क। खैर, जो बीच की पंक्तियों में बैठने वाले बच्चे होते हैं वो सेफ खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि क्लास में बेचारों की पहचान नहीं बन पाती। श्रीकांत फिल्म भी बीच में बैठने वाले बच्चे की ही तरह है। मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की बायोपिक्स में एक टेम्पलेट बन गया है। उसी टेम्पलेट में श्रीकांत को भी फिट करके परोसने की कोशिश हुई है। फिल्म अपने नायक के इर्द गिर्द हवा बनाने की कोशिश करती है, उसे 1 लाइनर्स देती है। बस उन 1 लाइनर्स के आगे पीछे डायलॉग नहीं मिलते। जैसे जब श्रीकांत का जन्म होता है तब उनके पिता खुशी के मारे झूमते हैं। कहते हैं एक पॉइंट पे कि मेरा बेटा एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेगा। बेटा अपने पिता को गर्व करने का मौका देना चाहता है, क्रिकेट में आगे बढ़ता है। एक पॉइंट पर इंडिया की तरफ से खेलने वाला भी होता है, लेकिन तभी उसे इंडिया छोड़ के अमेरिका जाना पड़ता है। अब इस पॉइंट पर उसे अपनी जर्सी वापस लौटानी है, ये दर्शाने के लिए कि ये रास्ता वो अपने लिए हमेशा के लिए बंद कर रहा है। फिल्म के स्क्रीन प्ले ने इस सीन को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया। 1 मिनट भी शायद ज़्यादा ही है। सीन के शुरुआत में कोच कहते हैं कि देश को तुम्हारी ज़रूरत है। जर्सी पकड़ाते हुए लौटाते हुए श्रीकांत कहते हैं कि देश को उनकी ज़रूरत नहीं, बस सीन ख़त्म। इतनी ही बात, जितना मैंने आपसे इतने में कहा इतने में सीन ख़त्म। बैकग्राउंड म्यूजिक आता है और निपटा दिया सब कुछ। कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई रियल इम्पैक्ट ही नहीं। श्रीकांत जैसे कई सारे सीन से मिलके बनी फिल्म है जो आपके दिल तक नहीं पहुंचते, अंदर कोई भी भाव पैदा नहीं करते, वो बस होने के लिए हैं। हर ड्रामा को मज़ेदार बनाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद की ज़रूरत पड़ती है। फिल्म उस मामले में भी कमज़ोर पड़ जाती है। जो फिल्म का एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है लास्ट में, जो मतभेद है, वो उठता है अचानक से ही और फिर पानी के बुलबुले की तरह अचानक से ही फूट भी जाता है। फिल्म में कुछ और पॉइंट्स पर अजीब टेक्निकल चॉइसेस भी ली। जैसे एक पॉइंट तो मुझे याद है, वो मैं आपको बताता हूँ। श्रीकांत अमेरिका पहुँच जाते हैं, एमआईटी का शॉट आता है, उसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है बेसिकली एमआईटी को। पहले कैमरा जल्दी जल्दी मूव करता है, इसी पेस के साथ क्लासरूम के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ होता ये है कि क्लासरूम के अंदर गोल गोल घूम रहा है कैमरा, ठीक है, अचानक से। और आपको लग रहा है कि यार क्या होने जा रहा है, क्या अफरा तफरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो लाइफ में केओस मचने वाला है वो दिखाया जाएगा, या फिर क्या मतलब है इस पूरी चीज़ का। घूम रहा है अचानक से और फिर कट नॉर्मल सेटअप में शॉट और टीचर श्रीकांत से बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई ये चीज़ कि इससे एस्टेब्लिश क्या करने की कोशिश कर रहे थे मेकर्स। और जो शुरू में दिखा रहे थे जितना पूरा कैमरा मूवमेंट चल रहा था वो सारा असर उल्टा पड़ गया। ये साफ नहीं होता कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। एक और चीज़ थी, टेक्निकल पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं तो फिल्म ने म्यूज़िक के साथ बहुत कुछ लपेटने की कोशिश की है कि एक लाइन ड्रॉप की श्रीकांत ने और फिर या तो पापा कहते हैं वाली वो बजेगी, थीम बजेगी, या फिर ऐसा कोई अपबीट एकदम म्यूज़िक बज पड़ेगा कि आप एकदम छाती चौड़ी करके बोलो कि अरे यार क्या बंदा है। ये चीज़ें आपको 1 लाइनर्स या म्यूज़िक से नहीं की जा सकती अचीव।
वो ये चीज़ें, म्यूज़िक हो गया, आपके वन लाइनर्स हो गए, ये एलिवेट करने के लिए हो सकते हैं। इनको नींव नहीं बनाया जा सकता किसी किरदार को वो दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए। तो ये भी एक मसला था। बाकी श्रीकांत बोला बने राजकुमार राव फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष थे। उनको देखकर लगता है कि उन्होंने बस श्रीकांत के हाव भाव लेकर उसे दोहराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने श्रीकांत पर अपना खुद का टेक रचा है, अपने किरदार की कुछ आदतें बनाई और फिर पूरी फिल्म में उनका पालन भी किया। कैरेक्टर ब्रेक नहीं होने दिया। आमतौर पर ऐसी फिल्मों को मोनोलॉग के साथ ख़त्म किया जाता है, जो फिल्म को ख़त्म करने का एक आलसी तरीका भी है। लेकिन जब एंड में राजकुमार राव स्टेज पर आकर श्रीकांत का सफ़र बयां करते हैं तो बस बैठकर एकटक सुनने का मन करता है। इसे राजकुमार राव का कमाल था इस पूरे सीन में। वो सीन में किरदार का इमोशनल साइड भी निकाल रहा है और उसी सीन में उनके तंज कसने वाले ह्यूमर की छाप भी छोड़ दी। उनके अलावा ज्योतिका ने उनकी टीचर देविका का रोल किया। जितनी कहानी को उनसे ज़रूरत थी उतना वो डिलीवर कर देती हैं, और ऐसा ही कुछ काम शायद केलकर और अलाया एफ ने भी किया है। श्रीकांत के नायक ने खूब रिस्क लिया, बस काश ये फिल्म उनकी कहानी दिखाने के लिए इतनी ही हिम्मत जुटा पाती। उसकी जगह बस सेफ रास्ता चुना है फिल्म ने, और नतीजा हम सबके सामने है। रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।